हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एलएलपी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी एक्ट 2008 की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस 22 टू 25। एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का रिश्ता, उनका रिलेशनशिप कैसे काम करता है और पार्टनर्स का आना जाना कैसे मैनेज होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 22, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स। सेक्शन 22, कौन बन सकता है पार्टनर। सेक्शन 22 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 कवर्स द रूल्स फॉर बिकमिंग एलएलपी पार्टनर। ये सेक्शन बहुत ही सिंपल बात करता है। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be its partners, and any other person may become a partner of the LLP by and in accordance with the LLP agreement. दो तरीके से कोई भी पर्सन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, या तो इनकॉर्पोरेशन के समय या फिर बाद में। मतलब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी, अब पार्टनर बनना है। पहला तरीका, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने पर जिन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपने नाम लिखे हैं वो इसके पार्टनर होंगे। वो तो ऑटोमेटिक पार्टनर्स बन ही जाते हैं। आपको याद होगा सेक्शन 11, दो या दो से ज्यादा लोग जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में। पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिटेल देने होते हैं पॉइंट नंबर 5 एंड 6 में, फिलिप में। फिलिप डिस्कस किया था इस सीरीज के फोर्थ पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक तरीका तो यही है कि जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है तो आप पार्टनर बन सकते हो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपना नाम लिखकर। ओके, दैट मीन्स पार्टनर इन न्यू एलएलपी। और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी अदर पर्सन एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसका पार्टनर बन सकता है। कोई भी नया पर्सन तभी पार्टनर बन सकता है जब वो एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से बाकी पार्टनर्स की कंसेंट ले और रूल्स फॉलो करे। एग्जिस्टिंग एलएलपी में किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाना है तो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो पर्सन पार्टनर बन सकता है। If the LLP agreement does not explain how to add partner, then permission from all current partners is required to add a new one. अब देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है कि एलएलपी के पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज और एलएलपी और उसके पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज एलएलपी एग्रीमेंट से तय होंगे, shall be governed by LLP agreement। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है। एलएलपी एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता, रिटन में ही चाहिए। पार्टनरशिप के केस में ओरल एग्रीमेंट चल जाता है पर एलएलपी के केस में नहीं। तो एलएलपी एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, जो एलएलपी के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज और उस एलएलपी के रिलेशन में उनके राइट्स और ड्यूटीज को तय करता है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, दिस इज फाइलिंग रिक्वायरमेंट। अगर इस एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा अलॉन्ग विद फी। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सा फॉर्म कितने दिनों में कौन साइन करेंगे, क्या अटैचमेंट्स होंगी। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, प्री इनकॉर्पोरेशन एलएलपी एग्रीमेंट्स। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 allows pre-incorporation written agreements to bind the LLP provided they are ratified by all partners। ये एलएलपी बनने से पहले की रिटर्न प्री इनकॉर्पोरेशन टर्म्स, सब्सक्राइबर की ऑब्लिगेशंस और एलएलपी बनने के बाद मैंडेटरी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अप्रूवल से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किया गया रिटर्न एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। किन के बीच, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपने नाम लिखने वालों के बीच, बिटवीन द पर्सन्स हु सब्सक्राइब्स देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या करेंगे वो लोग, एलएलपी पर ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं, मे इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द एलएलपी। कंडीशन क्या होगी, ऐसे एलएलपी एग्रीमेंट को एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बाद सभी पार्टनर्स अप्रूव कर दें। सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपने नाम लिखने वाले लोगों के बीच किया गया रिटर्न एग्रीमेंट एलएलपी पर ऑब्लिगेशन लगा सकता है, प्रोवाइडेड ऐसे एलएलपी एग्रीमेंट को एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बाद सभी पार्टनर्स अप्रूव कर दे। एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, दिस इज डिफॉल्ट रूल। शेड्यूल 1 में पार्टनर और एलएलपी और उसके पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो एलएलपी एक्ट 2008 के शेड्यूल 1 में बताए गए राइट्स और ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगे। In the absence of LLP agreement as to any matter, the mutual rights and duties
shall be determined by the provisions relating to that matter are set out in the first schedule. लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है अगर कोई एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना है और इफ द एलएलपी एग्रीमेंट इज साइलेंट। तो दो सिचुएशंस होगी। फर्स्ट इज इफ देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड इज इफ एन एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन अ स्पेसिफिक मैटर। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन होती है तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द एलएलपी आर गवर्न्ड बाय द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल को डिफॉल्ट रूल भी कहते हैं। अब देखते हैं एक पार्टनर का पार्टनरशिप में इंटरेस्ट कैसे खत्म होता है। Section 24 of LLP Act 2008 outlines how a partner's interest in an LLP ceases. ये बताता है कि LLP में किसी पार्टनर की हिस्सेदारी या पार्टनर के तौर पर उनका रोल कैसे खत्म होता है। ये रेजिग्नेशन देने, इनवॉलंटरी एग्जिट, डेथ और इंसॉल्वेंसी, फॉर्मर पार्टनर्स की लायबिलिटीज और कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर उनके राइट के बारे में रूल्स की बात करता है। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ये बात करता है रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन तो इंसान अपनी मर्जी से देता है। अ पार्टनर कैन रिजाइन और सीजेस टू बी अ पार्टनर इन टू वेज। दो तरीके हैं। कोई पार्टनर दो तरीके से रेजिग्नेशन दे सकता है या पार्टनर नहीं रह सकता। फर्स्ट इज बाय एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स लेड आउट इन द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट में बताए गए स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड इज बाय नोटिस इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। A partner can resign by providing a written notice of at least 30 days to the other partners. अगर कोई एग्रीड प्रोसीजर नहीं है तो पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को कम से कम 30 डेज का रिटर्न नोटिस देकर रेजिग्नेशन दे सकता है। तो दो तरीके हैं, एलएलपी एग्रीमेंट और नोटिस। आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 ये बात करता है इनवॉलंटरी एग्जिट्स की। पार्टनर की बिना मर्जी के बाहर होने की बात करता है। बिना मर्जी के पार्टनरशिप खत्म होना। इन सिचुएशंस में कोई पार्टनर नहीं रह जाता है। फर्स्ट इज डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब पार्टनर मर गया तो फिर उसके बारे में क्या ही कहें। सेकंड इज डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, तब तो किस्सा ही खत्म। थर्ड इज बीइंग डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट इज अप्लाइंग टू बी एडजस्ट और बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो दो पॉइंट्स हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए अप्लाई करना या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना। अब पार्टनर को फॉर्मर पार्टनर कहेंगे क्योंकि इसने रेजिग्नेशन दे दिया या इनवॉलंटरी एग्जिट हो चुका है। जैसे आपने सुना होगा ये तो एक्स एम्प्लॉय है इस कंपनी का, मतलब एम्प्लॉय ने पहले उसी कंपनी में काम किया था, वैसे ही पार्टनर अब फॉर्मर पार्टनर बन गया है। पहले एलएलपी में था पार्टनर, अब नहीं। सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 and 4 टॉक्स अबाउट लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ फॉर्मर पार्टनर्स। एलएलपी छोड़ने के बाद भी फॉर्मर पार्टनर को थर्ड पार्टी के रिलेशन में पार्टनर ही माना जाता है जब तक कि वो दूसरे पार्टनर्स और रजिस्ट्रार को अपने अलग होने का प्रॉपर नोटिस न दे दें। ऑब्लिगेशन से मुक्ति नहीं मिलती। सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 कहता है कि एलएलपी छोड़ने से एलएलपी या अदर पार्टनर्स या किसी पर्सन के प्रति फॉर्मर पार्टनर के ऑब्लिगेशंस खत्म नहीं हो जाते। फॉर्मर पार्टनर उन ऑब्लिगेशन से मुक्त नहीं हो जाता जो पार्टनर रहते हुए लिए थे। सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 राइट्स ऑफ फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर पार्टनर की डेथ इंसॉल्वेंसी के केस में लीगल हेयर्स सिर्फ इन दो चीजों के हकदार होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो फॉर्मर पार्टनर ने एक्चुअली एलएलपी में कंट्रीब्यूट किया। सेकंड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उनका शेयर, जिसमें से जिस डेट को वो अलग हुए तब तक के accumulated losses को डिडक्ट कर दिया जाता है। His share in the accumulated profits of the LLP after deducting accumulated losses of the LLP determined as at the date the former partner ceases to be a partner. सबसेक्शन 6 कहता है कि किसी फॉर्मर पार्टनर या फॉर्मर पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी होने के कारण उसके लीगल हेयर्स और सक्सेसर्स को एलएलपी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं रहता। लेट्स डिस्कस रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। सेक्शन 25 सिंपल वर्ड्स में जब भी पार्टनर आए या जाए या नेम या एड्रेस चेंज करे तो आरओसी को बताना पड़ता है। अगर आपकी एलएलपी में नया पार्टनर ऐड हुआ है या किसी पार्टनर ने अपना नेम या एड्रेस चेंज किया है और आपने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 डील्स विद चेंजेस ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। Every partner shall inform the LLP of any changes in his name or address within a period of 15 days of such change.
हर पार्टनर को अपना नाम या एड्रेस में किसी भी चेंज के बारे में चेंज होने के 15 डेज के अंदर एलएलपी को बताना होगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, एलएलपी शैल फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। जब किसी पार्टनर के नाम या एड्रेस में कोई चेंज होता है तो ऐसे चेंजेस के 30 डेज के अंदर आरओसी के पास एक नोटिस फाइल करना होगा। पार्टनर एलएलपी को नेम या एड्रेस चेंज की इंफॉर्मेशन फॉर्म 6 में विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज देगा। फिर एलएलपी आरओसी को पार्टनर के नेम या एड्रेस चेंज की इंफॉर्मेशन फॉर्म 4 में विद इन 30 डेज देगी। Form 6 is an internal document used by partner to intimate their name, address or particulars in change of the LLP. सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर एलएलपी का कोई पार्टनर नेम या एड्रेस चेंज की इंफॉर्मेशन एलएलपी को नहीं देता तो वायलेशन हो गया सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 का, तो उस पार्टनर पर 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, LLP shall file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner. अगर कोई पर्सन LLP में पार्टनर बनता है या कोई पार्टनर नहीं रहता तो उसके पार्टनर बनने या ना बने रहने की डेट से 30 डेज के अंदर LLP को आरओसी के पास एक नोटिस फाइल करना होगा फॉर्म 4 में। कौन सा फॉर्म? फॉर्म 4। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। कौन साइन करेंगे? शेल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। क्या अटैचमेंट्स लगेंगी? फॉर्म 3 सिंस इट विल रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ LLP। जब भी LLP एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे यू हैव टू फाइल फॉर्म 3 विद आरओसी। न्यू पार्टनर कंसेंट, आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा हो तो रेजिग्नेशन लेटर, एफिडेविट और प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम और एड्रेस। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर एलएलपी किसी भी पार्टनर की ऐसी इंफॉर्मेशन देने में चूक जाती है या पार्टनर के नेम या एड्रेस चेंज की इंफॉर्मेशन आरओसी को नहीं देती तो वायलेशन हो गया सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 का, तो एलएलपी पर और उसके हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पर 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। सबसेक्शन 6 कहता है कि कोई भी पर्सन जो एलएलपी का पार्टनर नहीं रहा वो खुद रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल कर सकता है अगर उसे लगता है कि एलएलपी रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल नहीं करेगी। और अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई नोटिस फाइल करता है तो रजिस्ट्रार एलएलपी से इस बारे में कंफर्मेशन लेगा जब तक कि एलएलपी ने ऐसा नोटिस फाइल ना किया। अगर एलएलपी 15 डेज के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं देती है तो रजिस्ट्रार उस पर्सन द्वारा दिए गए नोटिस को रजिस्टर करेगा जो इस सेक्शन के अंडर पार्टनर नहीं रह गए। उम्मीद है आपको सेक्शन 22 से 25 क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।